So in last class we were talking about oxidation and reduction potential कि कैसे मेटल का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बता सकते हैं कि कंपाउंड जो हमारा मेटल है वो ऑक्सीडाइजिंग है या रिड्यूसिंग है या कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। ये सब हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। तो ऑक्सीडेशन की जब हम लोग बात कर रहे थे तो ऑक्सीडेशन और जो रिडक्शन पोटेंशियल है इनके लिए हमें तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज एटमाइजेशन एंथैल्पी, देन आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड देन हाइड्रेशन एंथैल्पी। जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो इन तीनों का सम होता है। इसमें से हाइड्रेशन एंथैल्पी नेगेटिव होती है, एटमाइजेशन एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी आर पॉजिटिव। सो अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है और तो वो क्या करती है, एटमाइजेशन और आयनाइजेशन एंथैल्पी को कंपनसेट कर देती है और ओवरऑल जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव आ जाती है। लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि कॉपर की सिर्फ कॉपर ही है जिसकी जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है विच इज़ पॉजिटिव प्लस 0.34 है और बाकी सारे एलिमेंट्स का नेगेटिव था। तो सारे एलिमेंट्स का नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि उनकी हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है। ठीक है, तो मैं ये इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ फॉर रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हाइड्रेशन एंथैल्पी is much higher than the sum of atomization enthalpy and ionization enthalpy। ठीक है, तो इसमें क्या है कि डेल्टा हाइड्रेशन एंथैल्पी में डेल्टा एच हाइड्रेशन लिखता हूँ, ये ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू डेल्टा एच ऑफ एटमाइजेशन प्लस डेल्टा एच ऑफ आयनाइजेशन। ठीक है, ऊपर से जो चीज़ हमें पता है कि हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, इट इज़ रिलीज इन एनर्जी एंड इट इज़ एनर्जी एब्सॉर्ब। सो ओवरऑल जो पोटेंशियल आएगा वो नेगेटिव आएगा, जो टोटल सम आएगा उसका नेगेटिव आएगा क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी नेगेटिव है और ये दोनों क्या है, पॉजिटिव है। तो दोनों का जो सम है उससे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब टोटल ओवरऑल जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। सो इस तरीके से हमने बताया था कि सारे मॉलिक्यूल्स के लिए ट्रांजिशन एलिमेंट की जो फर्स्ट सीरीज है उसके लिए सबके लिए जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दी atomization enthalpy and ionization enthalpy का sum। whereas in the case of कॉपर के केस में ये चीज़ नहीं है। कॉपर के केस में क्या है कि उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होती है एज कम्पेयर टू द समीशन ऑफ लो हाइड्रेशन एंथैल्पी। इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होगी और इसका जो एटमाइजेशन और आयनाइजेशन एनर्जी का जो सम होगा वो ज़्यादा होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि हाइड्रेशन ये कम होता है देन एच एटमाइजेशन प्लस डेल्टा एच आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ठीक है, सो डेल्टा ओवरऑल जो रिएक्शन का जो डेल्टा एच आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा एंड दैट्स व्हाई वी गेट अ वैल्यू ऑफ प्लस 0.34 वोल्ट। तो हमारा जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो कॉपर के केस में पॉजिटिव आता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन जनरली क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। मूविंग अहेड, अब हमारे पास कॉपर है और कॉपर के दो ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक है कॉपर +1 और एक है कॉपर +2। नाउ इफ आई राइट डाउन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सो इसका एटॉमिक नंबर 29 होता है। तो कॉपर का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो Ar3D10 4s1 है और यहाँ पे भी क्या है, Ar3D10 4s1। ठीक है, ये दोनों किसकी बात हो रही है, ये ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है।
नाउ आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या हो जाएगी, Ar3d10 4s0, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन दो इलेक्ट्रॉन -2 इलेक्ट्रॉन के बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी Ar3d9 4s0। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक तरफ तो 3d10 कॉन्फ़िगरेशन है और एक तरफ 3d9 कॉन्फ़िगरेशन है। कौन ज़्यादा स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल है। ये ज़्यादा स्टेबल है तो कॉपर +1 मस्ट बी स्टेबल, शुड बी स्टेबल लिख देता हूँ, शुड बी स्टेबल। ठीक है, तो कॉपर 1 स्टेबल होना चाहिए क्योंकि उसका कौन सा है, फुलफिल डी ऑर्बिट। ठीक है, सो कॉपर 1 स्टेबल होता है, Cu+1 इज मोर स्टेबल देन Cu2+ इन गैसियस फेज। गैसियस फेज में तो ये ठीक है, लेकिन कॉपर 2+ ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू कॉपर+1 इन एक्वस फेज। अब एक्वस फेज में क्या है, एक्वस फेज में हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है हाइड्रेशन एंथैल्पी का, जब तक उसे वाटर में डालेंगे नहीं तब तक वो एक्वस फेज नहीं बनेगा, और जैसे ही उसको वाटर में डालते हैं कॉपर 2+ के लिए जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कॉपर+1। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है फॉर Cu2+ is more than hydration enthalpy of Cu+1। ठीक है, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑब्वियसली किस पे डिपेंड करता है, चार्ज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है। सो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा होती है, क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी उनकी पोलराइजिंग पावर पे डिपेंड कर रहा है, तो पोलराइजिंग पावर चार्ज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एज पोलराइजिंग पावर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, चार्ज और साइज ऑन साइज। ठीक है, और ये पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हाइड्रेशन एंथैल्पी के। ठीक है, और दोनों ही केस में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो कॉपर 2+ की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली उसका क्यों है ज़्यादा है, क्योंकि ऑब्वियसली कॉपर 2+ का चार्ज जो है वो कॉपर+1 से ज़्यादा है, और सिंस जिसका जितना ज़्यादा चार्ज होता है वो उतना छोटा भी हो जाता है कैटायन, तो ओवरऑल जो है पोलराइजिंग पावर कॉपर 2+ की काफ़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कॉपर+1। दिस रिजल्ट्स इन रिलीज ऑफ हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी काफ़ी ज़्यादा रिलीज होती है इन केस ऑफ कॉपर 2+ which compensate।
तो ये जो हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी है ये क्या करता है, कॉपर 2 प्लस की सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी को कंपनसेट कर जाता है, और कंपनसेट करने की वजह से ये जो रिएक्शन है कॉपर प्लस वन से कॉपर 2 प्लस में कन्वर्ट होने वाली, वो क्या हो जाती है, फीजिबल हो जाती है। तो कॉपर 1 से वो सीधा किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉपर 2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, बिकॉज दिस बिकम मोर स्टेबल इन एक्वस मीडियम। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है कि जब भी कॉपर प्लस वन के सॉल्ट्स को कभी भी हम लोग वाटर के अंदर डालते हैं तो वो ऑटोमेटिकली डिकम्पोज हो जाते हैं इनटू कॉपर 2 प्लस, डिसप्रोपोर्शनेट हो जाते हैं कॉपर 2 प्लस और कॉपर जीरो में। ठीक है, सो पीछे ये है कि कॉपर 2 प्लस हेलाइड्स आर नोन एक्सेप्ट कॉपर आयोडाइड। तो ये जो ये एक अलग क्वेश्चन हो गया, हम लोग पहले इसकी बात कर लेते हैं क्योंकि ये हम लोगों ने पढ़ लिया। मैनी कॉपर वन कंपाउंड्स आर अनस्टेबल। जो कॉपर वन के कंपाउंड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, एंड दे अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन क्या होता है, साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, जब भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है तो उस रिएक्शन को हम लोग डिस्प्रोपोर्शनेशन बोलते हैं, मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ सेम एलिमेंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कॉपर 2 प्लस है, यही कॉपर 2 का क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन दिख रहा है हमें, और यही कॉपर 2 किस में वापस कॉपर में कन्वर्ट हो गया, और ये हो गया रिडक्शन। तो जब सेम ही एटम या सेम ही मॉलिक्यूल या सेम ही एलिमेंट डिसप्रोपोर्शनेट हो जाता है, मतलब वो खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाता है और खुद ही रिड्यूस हो जाता है, तो उस रिएक्शन को डिसप्रोपोर्शनेशन बोलते हैं। सो कॉपर प्लस वन क्या है, स्टेबल है नहीं, तो कॉपर वन स्टेबल नहीं है तो वो क्या करता है, खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाता है, खुद ही रिड्यूस हो जाता है। अब जब भी ऑक्सीडेशन होगी, जैसे हम लोगों ने बोला कि कॉपर कॉपर प्लस वन क्या है, स्टेबल नहीं है एक्वस मीडियम में, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉपर 2 प्लस में हो जाता है। ठीक है, अब इस ये रिएक्शन कौन सी है, ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो जब भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी तो साथ में रिडक्शन रिएक्शन तो होनी ज़रूरी है, बिना रिडक्शन रिएक्शन के ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, या बिना ऑक्सीडेशन के रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो हमेशा एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है जहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली होगा। तो इस रिडॉक्स रिएक्शन में अगर कोई चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है तो दूसरी चीज़ को रिड्यूस होना ही पड़ता है, तो कॉपर प्लस वन क्या करता है, खुद ही रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब ये जो फालतू का जो इलेक्ट्रॉन आ गया वो क्या करेगा, ये कॉपर प्लस वन ही एक्सेप्ट कर लेगा और ये कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर जीरो मेटल में। सो ओवरऑल जो हमारी रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा एंड विल गेट कॉपर प्लस वन प्लस कॉपर प्लस वन गिव्स अस कॉपर 2 प्लस प्लस कॉपर जीरो। इसको मैं ट्वाइस कर देता हूँ, ट्वाइस ऑफ कॉपर प्लस वन। ठीक है, सो ये ओवरऑल रिएक्शन हो गई। तो यहाँ से हमें क्लियरली समझ में आ गया कि कॉपर प्लस वन एक्वस मीडियम में स्टेबल नहीं होता क्योंकि उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी काफ़ी कम होती है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक ऐसे स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाता है जो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है ड्यू टू द एक्सेस ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी दैट रिलीज ड्यूरिंग द हाइड्रेशन। ठीक है, तो हाइड्रेशन होते हुए कितनी ज़्यादा एनर्जी निकलती है कि उसका जो D10 में से एक इलेक्ट्रॉन वो दे ही देता है। ठीक है, D10 कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा स्टेबल है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन हाइड्रेशन एंथैल्पी इतनी ज़्यादा रिलीज होती है कि वो एक इलेक्ट्रॉन ज़बरदस्ती निकाल लेती है और कॉपर 2 प्लस ज़बरदस्ती स्टेबल हो जाता है। किसी को कोई डाउट है इस कॉन्सेप्ट में? ठीक है, नाउ देयर इज अनदर क्वेश्चन कि कॉपर 2 प्लस जो होता है उसके बहुत सारे हेलाइड्स मिलते हैं, लेकिन कॉपर आयोडाइड इज नॉट स्टेबल। कॉपर 2 प्लस कॉपर आयोडाइड स्टेबल नहीं होता। ठीक है, तो मैं इसको एक पेपर पे फिर से एक पेज पे क्वेश्चन लिखता हूँ। Cu2 halides are known
but Cu(I2) doesn't exist in nature। तो Cu(I2) नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। अब Cu(I2) में क्या है कि Cu(I2) में Cu जो है वो 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है, प्लस 2 आयोडाइड है। अब होता क्या है कि आयोडाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, आयोडीन में, ठीक है, और कॉपर 2+ कन्वर्ट हो जाता है कॉपर +1 में। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ट्वाइस ऑफ आयोडाइड ने आयोडीन लिया और 2 इलेक्ट्रॉन दिए, ठीक है, और इसको मैं कॉपर 0 में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। और समटाइम्स इट इज ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू Cu2I2 +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी कन्वर्ट हो जाता है। सो लेट मी कन्वर्ट इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट। 2+ है, आधी रिएक्शन लिखता हूँ। आयोडाइड गिव्स आयोडीन प्लस इलेक्ट्रॉन। नहीं, ये रिएक्शन सही नहीं हो रही, स्क्रीन पीछे देखते हैं। 4 आयोडाइड है, ठीक है। तो कॉपर 2+ 4 आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है, आयोडीन निकलता है और Cu2I2 दोनों ही निकल जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसे। तो इसमें से क्या हुआ कि 4 आयोडाइड थे, 4 आयोडाइड में से एक तो कॉपर 2+ किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर +1 में कन्वर्ट हो गया। इसको अगर मैं Cu2I2 को अलग करूँगा तो Cu+1 है एंड ट्वाइस ऑफ आयोडाइड हियर। सो इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी +1 है, तो +2 से +1 में कन्वर्ट होना मतलब इलेक्ट्रॉन लेगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, तो ये इसका हो गया रिडक्शन। एंड आयोडाइड किस में कन्वर्ट हो गया, आयोडीन में कन्वर्ट हो गया, 2 एटम्स, एंड दिस इज रिडक्शन, सॉरी, ऑक्सीडेशन। सो यहाँ पे क्या होता है कि आयोडाइड कन्वर्ट हो जाता है आयोडीन में ड्यू टू इट्स लो रिडक्शन पोटेंशियल। It easily converts oxidize into iodine, ठीक है। तो आयोडाइड जो आयन है वो इजीली कन्वर्ट हो जाता है आयोडीन में बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव स्लो रिडक्शन पोटेंशियल। हाउएवर जो क्लोराइड का रिडक्शन पोटेंशियल है इट इज हाई, हायर देन 0.34 वोल्ट, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन होती है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन आयोडीन के केस में क्या होता है, ये रिएक्शन पॉसिबल होती है। या अगर मैं ब्रोमीन की बात करूं तो ब्रोमाइड को ब्रोमीन में कन्वर्ट करना इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसका भी जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है हायर देन 0.34 वोल्ट, तो इसका भी जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0.34 वोल्ट से काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी ज़्यादा होगी तो इसकी भी जो रिएक्शन कॉपर के साथ होगी वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, ठीक है। सो आयोडाइड क्या है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसके स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से कॉपर को रिड्यूस कर देता है और खुद ऑटोमेटिकली या इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है। इस वजह से Cu2I2 नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, वो डायरेक्टली क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है Cu2I2 में, जिसमें कॉपर के ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, ठीक। Okay, now let's move to our next question. How do you account for the increasing oxidizing power series? अब इसमें हमें बताना है कि ऑक्सीडेशन पावर वेनेडियम की कम है
क्रोमियम की उससे ज़्यादा है एंड मैग्नीज की उससे और ज़्यादा है। कोई बताएगा मुझे, कैसे बता सकते हैं हम लोग? KMnO4 which is basically KMnO4, this is basically K2Cr2O7, और उसके लिए तो कोई क्लोराइड चाहिए होगा हमें, ठीक है। सो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड ये है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हमें बताना है। तो कोई बता सकते हैं कि कैसे बताएंगे? तो इस सिंस ये सारे ऑक्साइड्स हैं, तो मैं पहला मेथड ऑक्सीडेशन पे AOC एंड BRI पे बताता हूँ। सिंस ऑल आर प्योर ऑक्साइड, सारे क्या हैं, प्योर ऑक्साइड्स हैं, सो वी कैन यूज AOC कॉन्सेप्ट, ठीक। AOC कॉन्सेप्ट हम लोग इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें हमें ऑक्सीजन के अलावा कुछ और नहीं दिख रहा, तो इट्स एन ऑक्साइड। नाउ AOC कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जो ज़्यादा कोवलेंट होगा वो ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग होगा और ज़्यादा एसिडिक भी होगा। तो अब इसमें से हमें देखना है कि कौन सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग है। अगर वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +5। Cr2O7 2 नेगेटिव में निकालें तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +6 एंड MnO4 नेगेटिव की निकालें तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आती है +7। अब ये कैसे है, ये तुम्हें पता ही होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे वेनेडियम की मैंने x लिया +2 इंटू -2 इज इक्वल टू +1। ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे वेनेडियम की मैंने ले ली, इसकी x ले ली, यहाँ पे प्लस करेंगे 2 इंटू ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, और ओवरऑल जो मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज है वो क्या है, +1 है, उसको मैं राइट हैंड साइड पे रख दूंगा। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, x -4 इज इक्वल टू +1, x क्या हो जाएगा 1 + 4 विच इज इक्वल टू 5। सिमिलरली इसके लिए 2x, क्रोमियम को मैंने x लिया तो ये 2x हो जाएगा, 2 क्रोमियम है, और 7 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ऑक्साइड में -2 होता है एंड ओवरऑल चार्ज -2 है। सो 2x - 14 इज इक्वल टू -2, दिस implies 2x इज इक्वल टू -60। ये क्या आ गया, हाँ यहाँ पे +14 आएगा, सॉरी, हाँ। तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू +6। तो यहाँ पे क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 है, वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है एंड मैग्नीज के लिए MnO4 के लिए अगर मैं निकालता हूँ तो उस केस में x +4 इंटू -2 इज इक्वल्स टू -1। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू -1 + 8 विच इज इक्वल्स टू +7, ठीक है। तो Mn की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 है यहाँ पे, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 एंड वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट सबकी निकाल ली। नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट कि किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली हमें दिख रहा है कि मैग्नीज हैज मच हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एज कम्पेयर टू क्रोमियम एंड वेनेडियम। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, का मतलब होता है हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब हाँ, हाँ, तो कंपाउंड पे डिपेंड करेगा कि कंपाउंड क्या है। अब MnO2 लिखा है तुमने, MnO2, तो इसमें जो मैग्नीज है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। M को x लिया, 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। ओवरऑल चार्ज कुछ नहीं है तो x कितना हो जाएगा, +4 आ जाएगा यहाँ पे। सो अलग अलग कंपाउंड होते हैं जिनमें ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखा होता है, निकालना होता है बेसिकली अलग अलग कंपाउंड्स में। नेक्स्ट चैप्टर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है उसमें हमें बहुत सारे मेटल्स का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, वहाँ पे अच्छे से आ जाएगा।
ठीक है, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या मतलब होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब मीन्स हाई कोवलेंट करेक्ट एंड हाई कोवलेंट करेक्टर से हमें क्या मिलेगा, एओसी अगर हम लें तो जितना ज़्यादा हाई कोवलेंट करेक्टर होगा उतना ज़्यादा एसिडिक और उतना ही ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग। तो हाई कोवलेंट करेक्टर मीन्स हायर ऑक्सीडेशन पावर या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ से हमें पता चल गया कि ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा कोवलेंट करेक्टर, ज़्यादा कोवलेंट करेक्टर मतलब और भी ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो इससे हमें पता चल रहा है कि MnO4 सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सो MnO4 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा देन K2Cr2O7 देन BO2 ठीक है। द नेक्स्ट मेथड, एक और मेथड हम लोग इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। जो एक कॉमन दूसरा मेथड अगर मैं बताऊं जो और ज़्यादा कॉमन मेथड हो सकता है, उसमें हो सकता है कि Mn यहाँ पे है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और वेनेडियम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, खुद रिड्यूस हो जाता है। तो रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन लेके 5 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से मीडियम में, अगर एसिडिक मीडियम है तो 5 इलेक्ट्रॉन लेके वो Mn+2 में कन्वर्ट हो जाता है। क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन लेके क्रोमियम +3 में जनरली कन्वर्ट हो जाता है। एंड वेनेडियम, वेनेडियम क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन दे देने से ये वेनेडियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक है Mn+7, एक है क्रोमियम +6 एंड एक है वेनेडियम +5। अमंग देम मुझे बताओ कि कौन सबसे जल्दी रिएक्शन करेगा, कौन सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जिसके पास जितना ज़्यादा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन क्या है नेगेटिवली चार्ज है और ये जो आयन है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे जल्दी किसके पास जाएगा, Mn+5 के पास। ठीक है, अमंग देम Mn+7 इज मोस्ट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो Mn+7 के पास सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट करेगा, ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट करेगा। तो इससे हमें पता चले कि Mn+7 क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है एंड विल गेन इलेक्ट्रॉन मोर इजीली। ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन एकदम से ले लेगा। ठीक है, वेयर एज इन द केस ऑफ क्रोमियम +6 एंड वेनेडियम +5 इनके पास कम पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन की कमी कम है, तो ये धीरे से इलेक्ट्रॉन लेंगे, मतलब इतनी उतनी जल्दी नहीं लेंगे जितना मैग्नीज इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, सो Mn+7 क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी दिखाने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन जल्दी से छीन लेगा किसी भी दूसरी स्पीशीज से, और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा वो खुद का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। खुद का रिडक्शन हो गया तो दूसरे का क्या करेगा, वो ऑक्सीडेशन कर देगा। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो कभी भी जब हम लोग देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्या उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है,
उसी के हिसाब से हम बता पाएंगे कि कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन नहीं है। अदरवाइज अगर सिर्फ ऑक्साइड्स या हेलाइड्स दे रखे हैं तो AuC एंड BRI का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही आराम से यूज हो जाता है। ठीक है, नाउ वी कम टू नेक्स्ट फ्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज व्हाई इज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ मेटल एक्सिबिट्स इन ऑक्साइड और फ्लोराइड्स ओनली। तो यहाँ पे पूछा है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हाईएस्ट कहाँ मिल रही है, ऑक्साइड्स और फ्लोराइड्स में ही मिल रही है, बाकी किसी में नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल क्लोराइड्स अगर मैं बनाऊँ तो MnCl2 बनेगा, MnCl3 बनेगा, MnCl4 नेगेटिव भी +4, चलो MnCl4 मान लेते वैसे बनेगा नहीं, छोड़ो ये बनेगा। लेकिन अगर मैं MnF करूँ तो F2 F3 MnF6 तक ये चला जाएगा, 6 फ्लोरीन अटैच हो सकता है। तो क्लोरीन क्या कर रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट को +2 था और +3 तक ले जा पाता है, लेकिन फ्लोरीन क्या करेगा +2 +3 एंड इवन मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 तक वो लेके जा सकता है। अगर मैं ऑक्साइड्स की बात करूं तो MnO2 +4 या MnO+2 MnO3 MnO4 नेगेटिव। ठीक है, सो +5 +7। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ऑक्साइड क्या कर रहा है, मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट को +7 तक लेके चला गया। सो जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो पहली चीज़ तो हम लोग ये देख लेते हैं, लिख लेते हैं कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स इज ऑलवेज बोलो। हम्म, मैग्नीज ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दी तो वो खुद स्टेबल नहीं हो रहा, मैग्नीज ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दी तो वो स्टेबल ही तो है। हाँ, तो कोई भी एलिमेंट कब स्टेबल होगा, देखो पहले जो एस और पी ब्लॉक के बारे में हम लोग पढ़ते थे तो वहाँ पे हम लोग बोलते थे जब वो नोबल गैस अटेन कर लेगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। अब ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनका क्या होता है कि ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो पहली चीज़ मेटल है, मेटल तो हमेशा ही इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे है कि 2 इलेक्ट्रॉन देना है, 3 इलेक्ट्रॉन देना है, 4 इलेक्ट्रॉन देना है। ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो जैसे स्कैंडियम है, स्कैंडियम तो 3 इलेक्ट्रॉन दे देता है और वो स्टेबल हो जाता है। वेनेडियम 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी, वेनेडियम ने 5 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन उसने अटेन कर लिया। ठीक है, सो क्रोमियम +6 में या मैग्नीज +7 में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अटेन करते हैं। लेकिन अब 7 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देना या 7 इलेक्ट्रॉन देना भी बहुत मुश्किल है। तुम्हें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है, 1 इलेक्ट्रॉन निकालना, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना, 3 इलेक्ट्रॉन निकालना इज़ वेरी ईजी। ठीक है, जब बात आती है 4 इलेक्ट्रॉन्स निकालने की, 5 इलेक्ट्रॉन निकालने की, 6 इलेक्ट्रॉन निकालने की, तो बहुत ही सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब इतनी ज़्यादा एनर्जी कौन देगा, इतनी ज़्यादा एनर्जी सारे एलिमेंट्स नहीं दे सकते, वो रिएक्शन कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। तो क्या होता है कि ये सारे एलिमेंट्स 2-2 इलेक्ट्रॉन तो बहुत आराम से निकाल देते हैं, क्योंकि मेटल्स है और मेटल का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन देना। ठीक है, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करके ये चाहते हैं कि इनका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाए। सो 2 इलेक्ट्रॉन ये बहुत आराम से दे देते हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो इनके एस ऑर्बिटल से निकल जाते हैं। अब ये डी ऑर्बिटल से कितने इलेक्ट्रॉन देंगे वो डिपेंड करता है रिएक्शन कंडीशंस पे। अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी इतनी ज़्यादा है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन निकाल पाए तो 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। अगर उससे ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी है और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे।
लेकिन साथ में ये भी डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन देना मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो डिपेंड करता है कि साथ में जो रिड्यूसिंग एजेंट है, जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, वो कितना स्ट्रांग है। अगर वो ज़्यादा स्ट्रांग है तो वो ज़्यादा एनर्जी देके ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। ठीक है, अगर वो उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है तो वो एक या दो इलेक्ट्रॉन ही निकाल के छोड़ देगा। ठीक है, और मॉलिक्यूल को उसी पोजीशन पे स्टेबल होना पड़ेगा। ठीक है, स्टेबल का क्या मतलब है कि मॉलिक्यूल या जो एलिमेंट है उसने कुछ इलेक्ट्रॉन दे दिए और देने के बाद वो हमारी रिएक्शन मिक्सचर में पड़ा हुआ है और वो किसी से रिएक्ट नहीं कर रहा है। अगर वो 1 साल तक 2 साल तक किसी से रिएक्ट नहीं करेगा तो हम लोग कंसिडर करेंगे कि वो स्टेबल है। ठीक है, तो जो एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो कुछ इलेक्ट्रॉन लेके या कुछ इलेक्ट्रॉन देके स्टेबल हो जाते हैं और फिर वो उसी स्टेट में ज़िंदगी भर रहते हैं, मतलब फॉर मैक्सिमम ऑफ द टाइम, अगर हम लोग कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करें। तो डी ब्लॉक के लिए भी यही होता है कि जब वो अगर वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गए तो वो फर्दर किसी से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। लेकिन अगर उसमें तुम एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डाल दो तो वो उस केस में स्टेबल नहीं होगा, वो और इलेक्ट्रॉन देके दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबलाइज कर जाएगा। ठीक है, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का यही एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसी चीज़ से वो पहचाने जाते हैं कि वो मल्टीपल या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रख सकते हैं और वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में कभी +2 में, कभी +3 में, कभी +4 में स्टेबल हो सकते हैं। हाँ, रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है और वो कितने इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। और ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से ये अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि अगर तुम्हारे पास कोई और एलिमेंट नहीं है जो उतना रिएक्टिव हो तो वो उसी स्टेट में रहता है और वो उसी स्टेट को हम लोग बोलते हैं कि ये स्टेबल है। तो जनरली देखा जाता है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल हो जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन देके वो फर्दर किसी से रिएक्ट नहीं करते। किसका? MnO3? हाँ हाँ, तो वो तो बनते हैं ही, जैसे MnO4 नेगेटिव बन रहा है तो ऑक्सीजन ले रहा है, 7 इलेक्ट्रॉन ले लिया ऑक्सीजन ने। ठीक है, MnO3 बनेगा तो ऑब्वियसली 5 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, लेकिन उसमें नेगेटिव होना पड़ेगा। सो डिपेंडिंग अपॉन कि क्या कंडीशंस हैं, ऐसे बहुत थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स बनते हैं, हम लोग उसको ही देख नहीं सकते कि ये कंपाउंड बनता है या नहीं बनता, वो हमें स्टडी करना पड़ता है कि क्या क्या ये कंपाउंड्स बना रहा है और क्या क्या ये कंपाउंड्स नहीं बना रहा है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो बनेंगे या नहीं बनेंगे और ऐसे करोड़ों कंपाउंड्स होंगे जो हमें आज तक पता भी नहीं होंगे कि बनते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि हाँ हाँ, यहाँ पे मैं बोल रहा था हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज फाउंड विद फ्लोराइड्स एंड ऑक्साइड्स। तो जब भी फ्लोरीन और ऑक्सीजन होंगे तो ये क्या होता है, ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में लेके जाते हैं, और या फिर हम लोग इसको ऑल्टरनेटिवली ऐसे बोल सकते हैं कि दे स्टेबलाइजेस हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि Mn कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब Mn ने अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स निकाल के दे दिए, लेकिन अब क्या हो गया, ये एक्सट्रीमली अनस्टेबल हो गया। ठीक है, अनस्टेबल क्यों हो गया, क्योंकि इसके पास अब बिल्कुल इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो चुका है। ठीक है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तो ऑब्वियसली इसने अटेन कर ली है, लेकिन इतने सारे इलेक्ट्रॉन देने के बाद वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में स्टेबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसके पास जो चार्ज है, इसका एटॉमिक नंबर 25 है, तो 25 प्रोटॉन है, 25 पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्या है, ऑब्वियसली 7 इलेक्ट्रॉन कम है उसमें से। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो इतना ज़्यादा है कि वो किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जाके रिएक्ट करने प्रेफर करेगा। तो जब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा होने लग जाएगी, तो कोई भी नेगेटिव चीज़ उसको दिखेगी उसके साथ वो रिएक्ट करना चाहेगा। सो ये क्या है कि +7 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो कहाँ हमें मिल रही है, वो हमें ऑक्सीजन के साथ मिल रही है। अब ये अनस्टेबल है तो यहाँ पे जो ऑक्साइड्स हैं, ऑक्साइड्स क्या क्या होता है, ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे दोनों फ्लोरीन और ऑक्सीजन में
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉमन चीज़ क्या है कि बोथ आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि कंडीशन पे डिपेंड करेगी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में वो पहुंच रहा है। अब फ्लोरीन क्या है, बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन क्या है, फ्लोरीन से थोड़ा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो फ्लोरीन क्या करेगा, हमेशा कोई भी एलिमेंट हो उससे इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेगा, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाएगी और वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सो फ्लोरीन और ऑक्साइड बीइंग हाई सॉरी फ्लोरीन एंड ऑक्साइड बीइंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन द प्रोडक्ट टेबल, ये हमेशा मेटल से या किसी भी एलिमेंट से, किसी भी ऐसा एलिमेंट जो रिएक्शन नहीं करना चाहता उससे भी ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन्स खींच लेते हैं, उससे भी इलेक्ट्रॉन्स कर लेते हैं, वो ले लेते हैं। ठीक है, सो इनकी इतनी ज़्यादा जैसे गैंगस्टर्स होते हैं, ठीक है, किसी को भी रॉब कर लेंगे, ठीक है, किसी से भी पैसे छीन लेंगे। सो इनका वो वाली आदत होती है, फ्लोरीन और ऑक्सीजन इतने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं कि किसी भी एलिमेंट से, फॉर एग्जाम्पल जिनॉन विच इज़ अ नोबल गैस क्या होती है, स्टेबल होती है। तो ये फ्लोरीन और ऑक्सीजन क्या करते हैं, नोबल गैस के साथ भी कंपाउंड्स बना लेते हैं, नोबल गैस से भी इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। ठीक है, सो दे आर दैट मच डोमिनेटिंग, इतने ज़्यादा डोमिनेटिंग होते हैं कि किसी से भी इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो ये फ्लोरीन ऑक्सीजन क्या करते हैं, मेटल से जितने ज़्यादा पॉसिबल है, मेटल इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इलेक्ट्रॉन दे दिया तो +2 +3 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ले ली, लेकिन ये क्या करेंगे, नहीं, उससे और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेंगे और ये क्या करते हैं, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटल को पहुंचा देते हैं। तो जैसे मैंने तुम्हें बोला था कि मैक्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, +8 है, और किसकी है, ऑस्मियम की है, लेकिन किसके साथ है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ है, क्योंकि ऑक्सीजन ही एक ऐसा एलिमेंट है, ऑक्सीजन फ्लोरीन ही ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मेटल से इलेक्ट्रॉन्स या किसी भी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं और एक बारी में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। तो यही क्वेश्चन है कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की एग्जिबिट ऑक्साइड्स और फ्लोराइड्स में क्यों होती है, सिर्फ मेटल की नहीं, सारे एलिमेंट में, जितने भी एलिमेंट्स हमारे पीरियोडिक टेबल में है सबके साथ फ्लोरीन और ऑक्सीजन कंपाउंड्स बनाते हैं। और फ्लोरीन और ऑक्सीजन जब कंपाउंड्स बनाएंगे तो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे क्योंकि दे आर एक्सट्रीमली इलेक्ट्रोनेगेटिव, और वो मेटल को या किसी भी एलिमेंट को हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंचा देता है। लेकिन जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के साथ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं जा पाती, क्योंकि क्लोरीन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, क्लोरीन इतना डोमिनेटिंग नहीं है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकाल पाए। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि फ्लोरीन आई होप समझ में आ गया, सिंपल सा आंसर है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की प्रॉब्लम है, कि ये इतने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ये मेटल में से निकालने की कोशिश करता है और उन मेटल को हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तक पहुंचा देता है। ना क्वेश्चन कम्स कि फ्लोरीन हमेशा एलिमेंट को +6 ऑक्सीडेशन स्टेट तक लेके जा सकता है और ऑक्साइड सीधा एलिमेंट को +7 +8 ऑक्सीडेशन स्टेट तक लेके चले जाते हैं। दे ऑल्सो हैव द कैपेबिलिटी टू टेक +8 अबव, लेकिन +8 तक वो और आराम से लेके चले जाते हैं। तो क्वेश्चन है कि फ्लोरीन तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर भी ऑक्सीजन में ऐसी क्या बात है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट लेके जा सकता है मेटल्स को। क्वेश्चन समझ में आया, तो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूँ। हाँ, क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो पहुँचा देता है। हाँ, तो मेजर क्वेश्चन ये बनता है कि F is more electronegative than oxygen। फ्लोरीन हमें पता है कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, देन why oxygen stabilizes gain more, नहीं, gain नहीं है,
then why oxygen oxidizes element to its highest oxidation state. ठीक है, जैसे मैंने बोला कि MnF6 हो सकता है जहाँ पे Mn की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +6 है। फ्लोरीन +6 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं ले जा सकता, लेकिन ऑक्साइड क्या करेगा, +7 लेगा। ठीक है, ऑस्मियम OSF6 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन क्या कर सकता है, हायर ऑक्सीडेशन और भी ज़्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ले। तो अभी तक जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा उससे हमें ये लग रहा है कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकता है और मेटल को उतनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट तक पहुंचा सकता है। लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, और ये डिफरेंस क्या है कि फ्लोरीन कैन टेक वन फ्लोरीन एटम कैन एब्स्ट्रैक्ट ओनली वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल। ठीक है, अब फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली वो एक इलेक्ट्रॉन लेके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा। लेकिन ऑक्सीजन के केस में क्या होता है, ऑक्सीजन के पास 6 मतलब 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन एटम कैन एब्स्ट्रैक्ट 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल एट अ टाइम। एक बारी में वो सीधा 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ठीक है, तो जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो ऑक्सीजन क्या करेगा, +2 से जाएगा +4 पे, +4 से जाएगा +6 से, एंड +6 से जाएगा वो +8 पे। अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो +5 या +7 आ जाता है। तो जब भी ऑक्सीजन के कंपाउंड्स बनते हैं तो उनके बीच में जो ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस होगा वो +2 का होगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन कितने लेता है, एक बार में 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। लेकिन फ्लोरीन का केस में क्या होता है कि एक फ्लोरीन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि फ्लोरीन को तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन लेके वो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है। लेकिन ऑक्सीजन को 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लेके नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करनी है। तो ऑक्सीजन ऑल्दो इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फ्लोरीन, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन एक बार में ले लेता है। 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो सिर्फ 4 ही ऑक्सीजन मिलके मेटल को +8 ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंचा लेंगे। ठीक है, तो इसने क्या किया, सीधा 4 ऑक्सीजन ने मिलके उसको कहाँ पहुंचा दिया, 8 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब ऑस्मियम F6 बनता होगा, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, बट मैं ये बता सकता हूँ कि +6 से ज़्यादा नहीं जाते, ये रूल है। तो यहाँ पे 6 फ्लोरीन मिलके ऑस्मियम को +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जा रहे हैं, और इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो निकलती है जैसे +1 +2 +3 +4 +5 एंड +6। सिर्फ एक का डिफरेंस होगा क्योंकि एक एक एटम आता जाएगा तो वो एक एक इलेक्ट्रॉन लेता चला जाएगा। ऑक्सीजन के केस में क्या है कि दो दो का डिफरेंस होगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन एटम दो दो इलेक्ट्रॉन लेता है। क्या +1? आई डोंट थिंक सो कि ऑस्मियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, +2 ही करेगा वो। हाँ, तो मैं वो हाइपोथेटिकली कॉन्सेप्ट बताने के लिए बता रहा हूँ कि वो +1 +2 +3 से वो फ्लोरीन है, फ्लोरीन अगर एक होगा तो वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जाएगा, फिर 2 होगा तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में लेके जाएगा, उसकी बात करें। किसके साथ? हाँ, तो नाइट्रोजन का केस कहाँ से आया यहाँ पे? हम लोग बोल रहे हैं कि हाँ, कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन ही हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट लेके जाते हैं और बाकी कोई एलिमेंट नहीं लेके जाता। एक्सेप्शन नहीं बोलेंगे, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन ये सुपीरियर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक्सेप्शनल केस नहीं है, स्पेशल केस जरूर बोल सकते हैं, क्योंकि उनका काम ही यही है, और वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ज़्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ले जाएंगे ही। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एब्स्ट्रैक्ट कर सके। ठीक है, यहाँ पे अब जो मेजर कॉन्सेप्ट हम लोग बता रहे
बात कर रहे थे कि ऑस्मियम F6 में जैसे ही वो आ जाएगा, अब ये ऑस्मियम F7 भी तो बनाना चाहिए, 6 के बाद 7 भी तो होना चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता क्योंकि यहाँ पे वो ज्योमेट्री बन जाती है ऑक्टाहेड्रल, और ऑक्टाहेड्रल के बाद 7 कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ जो ज्योमेट्री होती है वो पॉसिबल नहीं होती। तो फ्लोरीन अपने इस प्रॉपर्टी की कि वो एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन लेता है, वो मैक्सिमम 6 ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है, क्योंकि 7 फ्लोरीन एक एटम के ऊपर कभी भी अटैच नहीं हो सकते। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल आ जाती है, जैसे ऑस्मियम है तो एक ऊपर एक नीचे, 4 एक 2 लेफ्ट में 2 राइट में। ठीक है, अब ये 6 फ्लोरीन आ गया। अब जब 7वां आता है तो 7वें को यहाँ पे पहुँचने में बहुत दिक्कत होती है, इतनी ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है कि जो नया फ्लोराइड है उसको ये फ्लोरीन अंदर घुसने नहीं देते। तो इस वजह से क्या होता है, फ्लोरीन कभी भी +6 के बाद +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना प्रेफर नहीं करता, क्योंकि 7वां फ्लोरीन किसी भी एटम के पास बीच में नहीं घुस सकता। ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है एंड इट इज़ एक्सट्रीमली स्टेबल। जैसे ही ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आ गई, कंपाउंड बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। उसके बाद वो +7 में नहीं जाएगा, +8 में वो नहीं जाएगा, क्योंकि वो और फ्लोरीन एक साथ आना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब बाकी थोड़ा आसान टॉपिक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वगैरह, वो आराम से हो जाएगा।